और दो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एवेल्युएशन जिसकी पहले ही वीडियो डल चुकी है, और अब आ रहा है हमारे पास एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 नंबर का अराउंड आते ही आते हैं क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप बाकी सिलेबस भी आप लोग कर रहे हैं धीरे धीरे साथ साथ। एआई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इट इज वेरी इजी फॉर एवरी वन टू गेट अबव 95%, और 100 भी आराम से बहुत बच्चों के आते हैं। अगर आप थोड़ी भी तैयारी करके आएंगे, आई एम श्योर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डेफिनेशन, होता क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? See, it's a domain of AI. सबको पता है it's a domain of AI, या सब फील्ड ऑफ एआई भी कह सकते हैं। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एनएलपी इज अ डोमेन ऑफ एआई विच हेल्प्स द कंप्यूटर टू रीड, प्रोसेस एंड एनालाइज नेचुरल लैंग्वेज। सेम वे जैसे हम कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, इट इज अ डोमेन ऑफ एआई विच हेल्प्स द कंप्यूटर टू रीड, प्रोसेस एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ computer vision. In case of NLP, we'll say that it is the subfield of AI that is focused on enabling computers to understand and process human language, या फिर it helps the computer to read, process and analyze natural language। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब आता है एप्लीकेशंस क्या है एनएलपी की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मेरे पास आती है वो है ऑटोमेटिक समराइजेशन। ऑटोमेटिक समराइजेशन मतलब मेरे पास बहुत 1000 पेजेस का टेक्स्ट है, मुझे उसकी समरी बनानी है। अब मैं पढ़ने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। आई टेक द हेल्प ऑफ एनएल। ठीक है। अब ऑटोमेटिक समराइजेशन मेरे पास होती है दो तरह की, एक होता है एक्सट्रैक्टिव और एक होता है एब्स्ट्रैक्टिव। देखो, एक्सट्रैक्टिव सिंपल लैंग्वेज में हमें इंग्लिश लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि मुझे एक्सट्रैक्ट करना है कहीं से। जो मेरे पास ऑलरेडी डेटा है उसी से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, उसी से सेंटेंसेस वर्ड्स उठाए हैं। अब्स्ट्रैक्टिव मतलब मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को सिंपल वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलने की, एक्सट्रैक्टिव क्या होता है एक लाइन में? इट पिक्स इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। अब्स्ट्रैक्टिव क्या करता है? इट रीराइट्स द टेक्स्ट इन अ सिंपलर वे यूजिंग वर्ड्स। ठीक है। एक्सट्रैक्ट करता है, उसी टेक्स्ट में से वर्ड्स उठाता है, सेंटेंसेस उठाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? अपनी सिंपलर वे में उसको नए तरीके से लिख देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस का क्या मतलब हुआ? सेंटिमेंट्स है ना, आप सबके भी होते हैं। कभी अच्छा लगता है किसी चीज के बारे में, पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं। कई बार हम रेस्टोरेंट जाते हैं, लंबा लंबा फीडबैक लिख के आते हैं, तो उस फीडबैक में से कंप्यूटर एनालाइज करता है, एनएलपी एनालाइज करती है क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। एक वर्ड में हो तो ठीक है, फटाफट से रैंकिंग निकल आई, लेकिन जब मैंने बहुत सारा टेक्स्ट दिया, बड़ा सा पैराग्राफ लिखा, तो मुझे उसको समझने में कि अल्टीमेटली क्या सेंटिमेंट निकल रहा है इस पैराग्राफ का, दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज सेंटिमेंट एनालिसिस। फिर आता है हमारे पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिंपल नाम से पता चल रहा है, टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करना। वेरी कॉमन एग्जांपल, स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल्स। 1 मार्कर में बहुत बार आता है स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल्स क्या यूज करती है? इट यूजेस एनएलपी, और अगर फर्दर पूछेंगे तो इट यूजेस टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। वर्चुअल असिस्टेंट सबको पता है, गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा, सब हमारी हेल्प करते हैं, हमारे वॉइस कमांड्स पे चलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज वर्चुअल असिस्टेंट। और ये कैसे, जब तक ये एनएल हमारी नेचुरल लैंग्वेज नहीं समझेंगे, हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। तो नेचुरल लैंग्वेज समझने के लिए इन्हें क्या चाहिए? एनएलपी। अब मेरे पास आता है रिविजिटिंग द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। हमने प्रोजेक्ट साइकिल का चैप्टर किया हुआ है, 9th से करते आ रहे हैं, राइट? 5 स्टेजेस, सब कुछ यहाँ पे 10th में 3 चैप्टर्स में रिपीटेड है। एक तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में है, उसके बाद दूसरा एनएलपी में है, और तीसरा हमारे पास डेटा साइंस में भी यही चीज रिपीटेड है। क्विकली ओवरव्यू लेंगे ठीक है। एक चीज होती है मेरे पास, एक थेरेपी होती है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, पीटी फुल फॉर्म, बहुत बार आती है एग्जाम में, लर्न करेंगे।
क्या करती है ये, जैसे कोई बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो क्या सजेस्ट करता है, वो सीपीटी के थ्रू लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें एक हैप्पियर लाइफ लीड करने में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग ना जाना नहीं पसंद करते थेरेपिस्ट के पास। तो क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, ये हमारी प्रॉब्लम है ना। तो इसके ऊपर हम अपना एआई प्रोजेक्ट साइकिल का एक प्रोजेक्ट की सारी स्टेजेस लगाते हैं और देखते हैं कैसे लगाएं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आता है प्रॉब्लम स्कोपिंग। सबको पता है फर्स्ट स्टेज है ना। इसमें हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम है क्या असल में, और प्रॉब्लम है किससे, है ना। तो अब इसमें हमने क्या देखा, हम इसमें क्या ढूंढते हैं, हम 4 Ws ढूंढते हैं। याद है ना सबको ये चीज, तो 4 Ws हम ढूंढते हैं इसमें, है ना। 4 Ws मेरे क्या होते हैं, हु, व्हाट, वेयर। इंपॉर्टेंट है ये चारों चीजें। हु क्या कहती है, किसको प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं उन लोगों को जिन्हें प्रॉब्लम होता है, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है और जो बेनिफिट होंगे हमारे प्रॉब्लम, हमारे सॉल्यूशन के साथ, वो या फिर the people who have the problem and will be benefited by the solution, those are called as stakeholders। और ये हम कहाँ पता लगाते हैं, who canvas। फिर आ जाता है जी व्हाट कैनवस। व्हाट में क्या करते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरा वॉल्यूम कम तो नहीं था, आई होप नहीं हो। हाँ मैंने मैक्सिमम कर दिया अब तो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है वेयर, प्रॉब्लम कहाँ है। इसमें हम सिचुएशन भी बता सकते हैं, इसमें हम लोकेशन भी बता सकते हैं, इसमें हम कंटेक्स्ट भी बता सकते हैं। जैसे सिचुएशन मतलब जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। लोकेशन मतलब रोड्स पे ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम कुछ दिन सब चीजें इस वेयर में आती हैं। वाई में हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग क्यों है, इसके सॉल्यूशन से किसे क्या बेनिफिट होगा। बेसिकली वाई में हम ये चीज। ठीक है जी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है 4 W प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। बहुत टाइम से बोर्ड में नहीं आया है, लेकिन इस बार चीजें वही आ रही हैं बोर्ड में जो नहीं आती हैं कभी भी। सो प्लीज इसको कर लेंगे, इसका ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट तो हमने रट के जाना ही है। बीच वाला पार्ट जो भी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंगली हम रख लेंगे। जैसे अभी इस वाले में हमारे साथ क्या था, आर, यहाँ क्या लिखते हैं, स्टेक होल्डर्स। कौन थे हमारे स्टेक होल्डर्स, प्रॉब्लम किससे थी, people undergoing stress have a problem of not being able to share their feelings। वो नहीं बता पाते थेरेपिस्ट को जाके या फैमिली फ्रेंड्स में या किसी को। कब होती है उन्हें ये प्रॉब्लम, उन्हें ये प्रॉब्लम होती है जब वो अपनी फीलिंग्स वेंट आउट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो एन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, इट प्रोवाइड्स देम अ प्लेटफॉर्म टू शेयर देयर थॉट्स anonymously and suggest help whenever। तो अब इससे क्या हुआ, दिस लीड्स अस टू द गोल ऑफ आवर प्रोजेक्ट विच इज to create a chatbot which can interact with people, help them to vent out their feelings and take them through primitive CBT। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 4 W टेम्पलेट बहुत टाइम से नहीं आया है, इस बार आने के चांसेस हैं, तो प्लीज इसे अच्छे से लर्न करेंगे। हालांकि मुझे पता है आप लोग 9th से यही करते आ रहे हो, है ना। सेकेंड स्टेज आती है मेरे पास डेटा एक्विजिशन। सबको पता है एक्वायर करना है, वहीं से एक्विजिशन बनी है, सर्वे, वेब स्क्रैपिंग, सेंसर, कैमरा, ऑब्जर्वेशन, एपीआई, कहीं से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, एक एक पॉइंटर है जो बुक में नहीं है लेकिन कर लो। डेटा एक्विजिशन ना, डेटा के जो सोर्सेज होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जहां से डायरेक्टली, ठीक है, लिख दूं क्या यहाँ पे, एक सेकेंड रुको फिर। प्राइमरी मतलब जहां से नया डेटा मैंने बनाया, मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने ऑब्जर्वेशन लिया, मैंने एक्सपेरिमेंट कराया, ये सारे सोर्सेज हो गए मेरे प्राइमरी के। एक होता है मेरे पास सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी कौन से होते हैं, डेटा पहले से पड़ा था मेरे पास, वेब पे पड़ा है, कहीं किसी और ने कुछ काम किया, पब्लिश करी रिपोर्ट, मैंने वहां से उठाया, तो ये सोर्सेज होते हैं सेकेंडरी। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मेरे पास आता है अगला स्टेज विच इज डेटा एक्सप्लोरेशन। इसमें हम क्या करते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन में, यहाँ पे हम डेटा को क्लीन करते हैं यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में।
वन मार्कर में क्वेश्चन बहुत बार आता है, कौन सी स्टेज है जिसमें यूजर डेटा यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में या सिंपलर फॉर्मेट में या हम डेटा को एनालाइज करते हैं, कौन सी स्टेज होती है? डेटा एक्सप्लोरेशन। विजुअलाइजेशन भी इसी स्टेज में होता है। रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, ट्रेंड्स बिटवीन ट्रेंड ऑफ द डेटा, सब कुछ इसी स्टेज में फाइंड आउट होता। टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करते हैं, जो आगे अभी आप पढ़ोगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, वो भी इसी स्टेज में करते। ठीक है। इसके बाद मेरे पास आता है मॉडलिंग। अच्छा, अब ये एक पॉइंट देखो, ये वन मार्कर ना या तो सैंपल पेपर में था या बोर्ड में था, किसी में आया हुआ है, तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वंस द टेक्स्ट हैज बीन नॉर्मलाइज्ड इट इज देन फेड टू एन एनएलपी बेस्ड एआई मॉडल। In NLP, modeling requires data pre-processing, only after which the data is fed to the machine. दो हमें ये पता है प्री प्रोसेसिंग डेटा हमारे पास हमने करनी ही होती है, लेकिन स्पेसिफिकली एनएलपी के लिए बताया गया है कि द मॉडलिंग रिक्वायर्स डेटा प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेस करोगे, उसके बाद ही डेटा को हम फीड करेंगे मशीन में ट्रेनिंग के लिए। ये वन मार्कर में बहुत आता है। इन डैश द मॉडलिंग रिक्वायर्स डेटा प्री प्रोसेसिंग ओनली आफ्टर विच द डेटा इज फेड टू द मशीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यस, इवैल्यूएशन। ये तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया, मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं इसके तुम लोगों को, तो अब इसमें तो गड़बड़ करने का चांस ही नहीं है ना। क्या होता है इवैल्यूएशन में? इवैल्यूएट करते हैं एक्यूरेसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, मॉडल कितने अच्छे से काम कर रहा है, जो मॉडल जो आंसर्स आए हैं हमारे, जो उसने मेरी मशीन ने दिए हैं, और क्या एक्चुअल आंसर्स दोनों मैच करते भी हैं कि नहीं करते। ठीक है। नाउ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इसमें से आता है, और इस बार भी मुझे तो पूरे चांसेस लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, परफेक्ट फिट। ठीक है, ओवर फिटिंग मैंने इवैल्यूएशन वाले चैप्टर में भी बताया था क्या होता है। एक तरह से ओवर फिटिंग हम कब कहते हैं हो रही है? देखो, जब मेरे पास कोई, हमने ट्रेनिंग करी एक कंप्यूटर, एक हमारे मॉडल की, उसी डेटा से मैंने टेस्टिंग भी कर ली, मेरा बहुत अच्छा मॉडल बन गया, लेकिन जब अनसीन डेटा दिया तो मेरा मॉडल चला ही नहीं, है ना। अब एक तो ये केस हो गया ओवर फिटिंग का, है ना। दूसरा केस मेरे पास ये है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, मेरा मॉडल नॉइज को पढ़ने की भी कोशिश कर रहा है। ये डेटा बहुत अलग डेटा है, लेकिन वो इसको भी पढ़ के इसके थ्रू भी जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स इसकी ओवर फिटिंग हो चुकी है। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो। The child memorizes every apple you show, including tiny details like scratches. But when they see a new apple with a slightly different color, they get confused. In machine learning, this means the model learns the training data too well, including the noise, जो extra data है जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, उसको भी पढ़ लेता है। और नए डेटा पे टेस्ट जब हम करते हैं, जो डेटा उसने पहले नहीं देखा हुआ, उस पे वो फेल हो जाता है। इसे कहते हैं ओवर फिटिंग ऑफ द डेटा। ठीक है। अंडर फिटिंग, मेरे एक बच्चे ने सिर्फ ये समझा कि एप्पल्स आर राउंड, उसने ऑरेंज को भी एप्पल बोलना शुरू कर दिया, मतलब बहुत पुअरली परफॉर्म करता है ट्रेनिंग पे भी और टेस्टिंग। सिंपल सी बात है। परफेक्ट फिट, बहुत अच्छे से समझा, ये परफेक्ट फिट है। मार्क करूं क्या? दिस इज परफेक्ट फिट। देखो, ये जो मॉडल की लाइन है और जो डेटा सेट्स हैं और जो ओरिजिनल वैल्यू, जो ट्रू फंक्शन होना चाहिए, तीनों सेम है, बिल्कुल मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, तो मतलब परफेक्टली फिट हो रहा है मेरा मॉडल, बहुत अच्छा। ठीक है। दिस वन इज ओवर फिट, ये वाला ओवर फिट, दिस इज परफेक्ट फिट एंड दिस इज अंडर। ठीक है। करेंगे, चार्ट्स भी करेंगे इसके और डेफिनेशंस भी करेंगे। ठीक है, समझेंगे भी कंसेप्ट। ठीक है। अच्छा, ये तो दोबारा ही आया हुआ है ना, इसमें कुछ नहीं है। और द मॉडल्स आउटपुट डज नॉट मैच एंड सेट अवे अंडर फिटिंग। इसमें क्या हो रहा है? परफेक्ट फिट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? मॉडल इज said to be overfit because it is trying to cover the data samples even if when they are out of alignment, जिनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है उन्हें भी पढ़ रहा है। ठीक है।
हो गया इवैल्यूएशन, हमें पता ही है, दोबारा से आ गया ना इवैल्यूएशन, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट बहुत 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 बार पेपर में आया है, तो प्लीज कर लेना। एग्जाम्पल भी दिए हैं मैंने इसके। अब देखो होता क्या है, स्क्रिप्ट बॉट जो है ना मेरा बहुत इजी टू मेक होता है। जो स्मार्ट बॉट है वो फ्लेक्सिबल है और पावरफुल है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू मेक हो जाता है। स्क्रिप्ट बॉट जो मेरा है वो वर्क अराउंड करता है एक स्क्रिप्ट के। स्क्रिप्ट दे दी मैंने, 1000 क्वेश्चन दे दिए, उसने वही पढ़ने हैं। लेकिन जो स्मार्ट बॉट है वो बहुत बिगर डेटाबेस को लेता है, अदर रिसोर्सेज से लर्न करता है, ज्यादा डेटा देते हैं, हम कोडिंग कराते हैं और वाइड फंक्शनैलिटी कराते हैं इससे हम। तो प्लीज इसको अच्छे से लर्न करेंगे। स्क्रिप्ट बॉट को हम रूल बेस्ड चैटबॉट भी बोलते हैं, स्मार्ट बॉट को हम एआई बेस्ड चैटबॉट्स भी बोलते हैं। जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब स्मार्ट बॉट्स। ठीक है, इसके बाद यस अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन चैप्टर अब हमारा समझो यहाँ से शुरू हुआ है। ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? देखो, हम कैसे कोई बात को समझते हैं, हमारे को कंप्यूटर कुछ समझ सुना, हमने समझा, हमने उसमें से सेंस निकाली, साउंड ट्रांसमिशन हुई, फिर हमने स्टोर कर लिया, है ना, नॉर्मल जैसे आप भी मेरी बात समझ रहे हो। अब कंप्यूटर कैसे समझता है बात को? जो भी चीज हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, ये सबको पता है। कंप्यूटर नंबर्स की लैंग्वेज समझता है ना। अब क्या करेंगे? If we want the machine to understand our language, we should convert it into numbers. अब देखिए हम इसको प्रॉब्लम क्या आती है, पहले तो ये देखते हैं। What is the problem that the computer faces when it has to understand human language? सबसे पहले आती है arrangement of the words and meanings। मतलब there are rules in human language, है ना। वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, और एक वर्ड होता है वो नाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारी लैंग्वेज में। हमें तो समझ में आ गई, हम तो बचपन से सीख, जैसे ही पैदा हुए तब से हम सुन रहे हैं। कंप्यूटर को तो नहीं आती ना समझ में। तो कंप्यूटर को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, एक चीज होती है सिंटेक्स और एक होता है सिमेंटिक्स। सिंटेक्स होता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सिमेंटिक होता है मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इन दोनों को कंप्यूटर ध्यान में रखता है। और कैसे वर्क करता है, लेट्स। सिमेंटिक्स क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको, मीनिंग होता है। और मेरे पास सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स क्या होता है, मेरे पास रूल्स होते हैं। ठीक है। अब कंप्यूटर को क्या प्रॉब्लम आई? सबसे पहले प्रॉब्लम कंप्यूटर को आती है समझने में मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। मैंने बोला आई सॉ बैट फ्लाइंग आउट, द बैट फ्लू आउट ऑफ द विंडो। अब कंप्यूटर को नहीं पता मैं बैट बॉल वाले की बात कर रही हूँ, मैं बैट जो एनिमल या बर्ड जो भी कहते हैं उसको वो है। ठीक है, द स्टूडेंट इज वेरी ब्राइट, द सन इज, द डे इज वेरी ब्राइट टुडे। उसको नहीं समझ में आता। तो ये सब चीजें समझाने के लिए कुछ प्रोसेसेस लगते हैं, उन प्रोसेसेस को हम एनएलपी के थ्रू करते हैं। दूसरा क्या है, परफेक्ट सिंटेक्स नो मीनिंग। ये भी आता है, एक बार एक बताओ, परफेक्ट सिंटेक्स नो मीनिंग कौन सा है? जैसे चिकन्स फीड एक्स्ट्रावेगेंटली व्हाइल द मून ड्रिंक्स टी। सेंटेंस बहुत अच्छा है, ग्रामेटिकली कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मीनिंग नहीं है, ये हमें पता है, कंप्यूटर को समझने में दिक्कत होती है। फिर आता है मेरे पास डिफरेंट सिंटेक्स सेम सिमेंटिक्स। मतलब डिफरेंट सिंटेक्स है, 2+3 है, 3+2 है, डिफरेंट लग रहे हैं लेकिन मीनिंग सेम। ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास आता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे। मुझे डेटा को प्रोसेस करना है कंप्यूटर को भेजने से पहले। क्या स्टेप्स, क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू अ मशीन रीडेबल फॉर्मेट। हम, एक टेक्स्ट आया मेरे पास, नेशनल लैंग्वेज आई, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करेंगे, उसके मीनिंग को प्रिजर्व करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में करने की स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम बहुत चीजें और भी करें। तो अब देखते हैं, ये तो आपको पता ही है, आता ही है बोर्ड में, आता नहीं मतलब काफी चांसेस होते हैं आने के। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन
क्या करता है? सबसे पहले सेंटेंस सेगमेंटेशन, सबसे पहला स्टेप क्या है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का? सॉरी, सेंटेंस सेगमेंटेशन। मेरे पास बहुत बड़ा कॉर्पस है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया सेंटेंसेस में। जैसे ये एग्जांपल है बट इसमें एक ही सेंटेंस है। दो, अगर एक पैराग्राफ होगा तो उन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग करके लिख देंगे और वो क्या बन जाएगा? सेंटेंस सेगमेंटेशन। इसकी मेरे पास एक शॉर्ट भी है बहुत अच्छा, वो भी मैं चैनल पे जाके देख लेना, शॉर्ट्स में जाके। बहुत अच्छा शॉर्ट है, उसमें बहुत इजीली समझाई हुई है सारी चीजें। इसके बाद मेरे पास आता है टोकनाइजेशन। सबसे पहले क्या था मेरे पास? सेंटेंस सेगमेंटेशन। बहुत बड़ा कॉर्पस है मेरे पास, उसको मैंने अलग अलग सेंटेंसेस में कर दिया। इसके बाद मेरे पास आया टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन से क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आपके पास सेंटेंस को आपने टोकनाइज करा है उसमें कितने टोकन्स हैं। तो जब मैं टोकन्स की बात करूंगी तो आई विल काउंट द एक्सक्लेमेशन साइन ऑल्सो, I'll count the full stop also, I'll count the commas also, I'll count all the punctuation marks also. ठीक है। जो सेंटेंस था मेरे पास उसको मैंने डिवाइड कर दिया, एक एक वर्ड को अलग अलग लिख दिया, और ये बन गया मेरा टोकनाइजेशन वाला स्टेप। और इनको क्या बोलते हैं? जो आउटपुट आया है इन्हें हम बोलते हैं टोकन। नंबर ऑफ टोकन्स भी काउंट कर सकते हो, अलग से वन मार्कर क्वेश्चन आता है जिसमें अगेन आई एम सेइंग एक्सक्लेमेशन मार्क काउंट करेंगे, फुल स्टॉप काउंट करेंगे, सब चीजें काउंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है रिमूविंग स्टॉपर्स। स्टॉपर्स क्या होते हैं? वन मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Stoppers are the words which occur very frequently in the corpus but do not add any value to it. उनको निकाल भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Example of stoppers ये दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ हम स्पेशल करेक्टर नंबर्स को भी निकालते हैं। अब क्या होता है, मेरे पास एक ईमेल आईडीज का डॉक्यूमेंट है, क्या उसमें से मैं एट द रेट और फुल स्टॉप पीरियड वगैरह निकाल देंगे? नहीं, उसमें से हम नहीं निकालेंगे क्योंकि वहां पे ये चीजें रेलेवेंट हैं, वहां पे हम इन्हें रिमूव नहीं करें। ठीक है, ये भी वन मार्कर में आता है। फिर अच्छा, अब देखो हमने क्या रिमूव कर दिया? द, आर, फॉर, देयर, बट, मोर। स्पेशल करेक्टर्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स रिमूव कर दिया, नंबर्स कोई नहीं आया। आफ्टर रिमूवल क्या बन गया? स्टूडेंट स्टडिंग हार्ड, फाइनल एग्जाम्स दे स्टिल नीड प्रैक्टिस। अब इसको मैंने एक कॉमन केस में कन्वर्ट कर देना। अच्छा, ये क्यों करते हैं? ताकि जो मशीन की सेंसिटिविटी है टूवर्ड्स डिफरेंट केसेस वो ना रहे। मशीन को ये ना लगे कि कैपिटल हेलो लिखा है तो वो कुछ और है, स्मॉल लिखा है तो वो कुछ और। और प्रेफरेबली हम लोअर केस करते हैं, कर हम अपर भी सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली हम लोअर केस। ठीक है, तो लोअर केस में सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन। इसमें से हम सिर्फ एक चीज करते हैं, या स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन दोनों ऑल्टरनेटिव हैं। ठीक है, स्टेमिंग में क्या होता है, इसमें रिमूव तो हम कर देते हैं अफिक्स को, लेकिन जो वर्ड निकलता है वो जरूरी नहीं है यूजफुल निकले या ना निकले, है ना। माइट नॉट बी मीनिंगफुल, इट जस्ट रिमूव्स द अफिक्स एंड हेंस इट इज फास्टर। ये भी एक पॉइंट डिफरेंस में लिख सकते हो, उसका भी डिफरेंस जरूर आता है स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन का। इसके बाद आ गया लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन में देखो जो स्टडीज है वो स्टडी ही बनेगा, वो प्रॉपर बनेगा। कैसे हम लिखेंगे इसको? स्टडीज है, मेरा स्टडी बना, जो स्टेमिंग करी थी उसमें स्टडी में सिर्फ ईएस रिमूव हुआ, आई वही रहा, स्टडी बन गया आई वाला, है ना। तो लेमा हमेशा मीनिंगफुल होता है, स्टेम मीनिंगफुल नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि। अब देखो स्टेमिंग में टेकिंग, टैक, लेमेटाइजेशन में टेकिंग और टेक बन गया, नाइफ्स में नाइफ बना, नाइफ्स में नाइफ बन गया। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और इसके साथ साथ ना पता है और क्या करोगे, ये लिखने की प्रैक्टिस भी करोगे कि इसको डिफरेंस कैसे लिखना है। ऐसे ही लिखोगे, एक ही वर्ड लोगे, उसका स्टेम भी निकालोगे, उसका लेमा भी निकालोगे। ठीक है, अब फाइनल क्लीन टेक्स्ट मेरे पास आ गया, ये स्टूडेंट स्टडी हार्ड दे स्टिल। ठीक है जी। अब इसके बाद मेरे पास आता है बैग ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? इट इज अ मॉडल विच हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स आउट ऑफ द टेक्स्ट विच कैन बी हेल्पफुल इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है मेरे पास? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आता है, वी कैन से दैट द बैग ऑफ वर्ड्स गिव्स अस टू थिंग। कौन सी दो चीजें देता है बैग ऑफ वर्ड्स? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में, देखना इस बार।
A vocabulary of words for the corpus, the frequency of these words. ये दोनों चीजें रट लोगे, मेरे को बैग ऑफ वर्ड से क्या मिलता है? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को एक नाम और देते हैं डिक्शनरी। और दूसरी चीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वर्ड, कितनी बार वो वर्ड आ रहा है पूरे कॉर्पस में। इसको बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे बैग में होता है ना, सारा सामान ठूस लिया हमने, फंसा दिया सारा सामान, सीक्वेंस नहीं देखी, वैसे ही बैग ऑफ वर्ड्स में सीक्वेंस नहीं है, जो भी वर्ड्स हैं सारे डाले, फ्रीक्वेंसी डाली। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू इम्प्लीमेंट द बैग ऑफ वर्ड्स। क्या स्टेप्स होते हैं भाई? देखो जल्दी से। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन हमें पता है, डिक्शनरी बनानी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाना है, और डॉक्यूमेंट वेक्टर सबके लिए बनाना है। तो कैसे बनाते हैं? लेट्स सी। क्वेश्चन आया मेरे पास बोर्ड में, अप्लाई बैग ऑफ वर्ड्स ऑन द गिवन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, 4 मार्कर का क्वेश्चन है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन एक ही बार में कर दिया। अच्छा, बोर्ड में क्या करोगे? टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो ना, तो सारे स्टेप्स के नाम लिख दोगे, ये स्टेप्स होते हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के, और उसके बाद बोलोगे कि अच्छा ये टेक्स्ट नॉर्मलाइज हो गया। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या लिखा मैंने? द हटा दिया, सिट ऑन मैट। और अगर कभी मेरे पास बहुत छोटा है बैग, मुझे नहीं स्टॉप वर्ड्स हटाने ना, तो वो भी गलत नहीं होता, उसमें बस एक लाइन लिख दोगे कि स्टॉप वर्ड्स आर नॉट रिमूव्ड बिकॉज द कॉर्पस इज वेरी स्मॉल। ये भी ठीक है और वो अप्रोच भी ठीक है, दोनों अप्रोच ठीक है। इसके बाद मेरे पास आता है क्रिएट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होती है? वोकैबुलरी होता है मुझे सारे यूनिक वर्ड्स लिखने हैं। ये बहुत ध्यान से लिखो बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, बच्चे बहुत गलती करते हैं। यूनिक वर्ड्स डिक्शनरी भी कहते हैं इसको। जैसे पहला सेंटेंस लिया मैंने, उसमें क्या है? कैट सिट ऑन मैट, सारे लिख दिए। दूसरा लिया मैंने, डॉग लाई ऑन रग। क्या मैंने डॉग लाई ऑन रग पहले लिखा था? नहीं लिखा। अच्छा, मैंने और ऑन रिमूव कर, नहीं ऑन, हाँ देखो, डॉग लाई लिखा था, ऑन पहले भी लिखा था, तो ऑन को मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। कैट डॉग प्ले टुगेदर, इसमें कैट डॉग मैंने पहले भी लिखा था, तो मैंने कैट डॉग को दोबारा नहीं लिखा। इसे कहते हैं हम डिक्शनरी, जिसमें सिर्फ यूनिक वर्ड्स होते हैं। अब उसके बाद डिक्शनरी बन गई। अब मेरे पास आता है, ये वोकैबुलरी नहीं है, ये है डॉक्यूमेंट वेक्टर। अब मैंने क्या बनाया? डॉक्यूमेंट वेक्टर। कैसे बनाया मैंने? पहले डॉक्यूमेंट का बनाया, कैट कितनी बार आ रही है मेरे डॉक्यूमेंट में? देखते हैं हम, कैट तो एक ही बार आ रही है, तो मैंने क्या लिखा? 1। सिट भी एक बार आ रहा है, 1 भी एक बार आ रहा है, मैट भी एक बार आ रहा है। डॉग कितनी बार आ रहा है? डॉग तो आ ही नहीं रहा डॉक्यूमेंट 1 में, तो मैंने 0000 लिख दिया। डॉक्यूमेंट 2 में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनके नीचे मैंने उनका नंबर डाल दिया। डॉक्यूमेंट 3 में जो वर्ड्स आ रहे हैं मैंने उनका नंबर डाल दिया, और ये मेरे बन गए डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर ऑल डॉक्यूमेंट। ये क्या मिला मुझे? ये मुझे मिला फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं इसे? फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वेक्टर से हमें क्या मिलता है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो मुझे दो चीजें मिल गई, मुझे यूनिक वर्ड्स भी मिल गए सारे, और उन यूनिक वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी मिल गई डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। जो वर्ड्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जो बहुत बार आते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कम होती है, जितनी ज्यादा बार जो आएगा ना उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो जो जितनी ज्यादा बार, बहुत ज्यादा बार आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टॉप वर्ड्स। जो बिक्स थोड़ा सा कम आते हैं उनको फ्रीक्वेंट वर्ड्स, और जो बहुत कम आते हैं उन्हें हम रेयर या वैल्यूएबल वर्ड्स कहते। एप्लीकेशंस ऑफ टीएफ-आईडीएफ कर लेना। क्या होती है? डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, टॉपिक मॉडलिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, स्टॉपवर्ड फिल्टरिंग। टीएफ-आईडीएफ वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन कर लेना, इसकी एप्लीकेशंस कर लेना, फुल फॉर्म कर लेना। टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं, अब ये मैं अलग से बना रही हूँ एक वीडियो में अभी ये डाल रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस की वीडियो अभी डालने लगी हूँ, साथ के साथ मैं डाल दूंगी। अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें से, मतलब 1 मार्क का सारे कवर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, वो भी देख लेना एक बार।
और इसमें हमारे चैप्टर में कुछ खास और कुछ नहीं है, यही चीजें हैं, तो प्लीज अच्छे से पढ़ोगे इस चैप्टर को। और अच्छा, एक डेफिनेशंस और कर लेना, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी और टर्म फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी तो देखो कुछ नहीं है, टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है, यही है, ये जो निकला है ना हमारा टर्म फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द टर्म फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स अ द वर्ड इज अकरिंग इन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में करा देती हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, अभी वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें क्वेश्चंस करेंगे।